डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 24 के सेक्शन 313 से 318 CRPC जो अध्याय नंबर 24 में से हैं के ऊपर चर्चा करेंगे। और आप सबका नो द लॉ चैनल में मैं राम फड़मौर एडवोकेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं आपको विषय की बात करूं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जब वारंट केस दर्ज हो जाता है तो उसमें चार्जशीट पेश होती है और चार्जशीट पेश होने के बाद माननीय अदालत उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है। उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है और फिर 313 के बयान होते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि 313 की स्टेज किस टाइम आती है, कि प्रोसिक्यूशन के केस की क्या क्या स्टेजेस हैं और किस समय 313 की स्टेज आती है। अब 313 की स्टेज जब आ गई तो अब ये समझना ज़रूरी है कि 313 क्या है। इससे पहले कि मुलजिम को कोई अवसर अपनी बात कहने का कोई नहीं मिलता। ये फर्स्ट टाइम कोर्ट में मुलजिम को अपनी बात कहने का होता है। ये बयान भी बिना शब्द के लिया जाता है ताकि दोषी निर्भय होकर अपनी बात एक्सप्लेन कर सके। अब सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन 313 के ऊपर नज़र डालेंगे। मतलब अगर आप लोगों के पास CRPC है तो आप CRPC को खोल लें ताकि CRPC के हम सेक्शन को ठीक से समझ लें। 313 एक क्या कहता है? वो कहता है कि पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल। शब्द है ओपनिंग लाइन, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, यानी हर ट्रायल में, हर इंक्वायरी में, फॉर द पर्पज़ ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज्ड को एनेबल करने के लिए, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, टू एक्सप्लेन स्पष्ट करने के लिए, एनी सर्कमस्टांस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट, यानी अदालत में उसके खिलाफ जो गवाही आई है उस गवाही को के खिलाफ उसको डिस्प्रूव करने के लिए मुलजिम को एक मौका दिया गया है कि वो अपनी बात जो है स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर सकता है कि किन हालात में क्या हुआ और क्या वो कहना चाहता है। यहाँ पर ये उसका बयान बिना शब्द के है। वकीलों के संपर्क में भी वो आ गया, जेल में भी रह आया, वहाँ पर भी बहुत भिन्न भिन्न तरह के अपराधियों से मिला। उससे पहले के जब वो आया था, फ्रेश था, कोर्ट कभी भी 313 के बयान को कभी भी ले सकती है। बिफोर चार्ज आल्सो, आफ्टर चार्ज आल्सो एंड एट दिस स्टेज आल्सो, जहाँ पर 313 की बात मैंने आपको कही है, और बिना मौका दिए पूछ सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 313 एक क्या कहता है कि हर इंक्वायरी में या ट्रायल में एक्यूज्ड को व्यक्तिगत रूप से जो इन सर्कमस्टांसेज में उसके खिलाफ शहादत आई है, गवाही आई है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए न्यायालय में उसको मौका दिया जाता है और वो अनेबल होता है। यहाँ पर अब सब सेक्शन ए को देखेंगे, क्या कहता है? मे एट एन स्टेज। यहाँ पर जैसे आप इसको पढ़ेंगे, मे एट एन स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी, यानी मुलजिम को बिना सचेत किए, बिना बताए कभी भी कोई भी सवाल जो है कोर्ट पूछ सकती है। मे शब्द है, इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो मे के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। अब बी को देखेंगे कि सेल आफ्टर द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस। यहाँ पर जनरली शब्द का प्रयोग हुआ है और सेल का प्रयोग हुआ है। दोनों शब्द इम्पोर्टेंट हैं। सेल के माने अनिवार्य, मैंडेटरी, और जनरली के माने जनरल रूप से, मतलब हर पर्सन जो है उसको पुट किया जाएगा। सच एक्यूज्ड मे बी पुट एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द केस, और उसकी बिल्कुल सीरीज बनाई जाएगी, तरतीब से पुट किया जाएगा।
shall after the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense। अब यहाँ पर एक शब्द आया है he is called for his defense। डिफेंस 315 के अंदर जो है डिफेंस के रूप में वो बतौर विटनेस पेश हो सकता है, जो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो उसको पुट किए जाएंगे। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड दिया है दैट इन ए समन्स केस where the court has disposed with the personal attendance, where the court has dispensed with the personal attendance of accused, it may also dispense with the examination under clause B। यानी क्लॉज बी में जहाँ पर ये था कि डिफेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 313 के बयान में, तो 313 के बयान में इसके माने ये हुआ कि 313 का जब बयान होगा, जैसे सम्मन केस है तो सम्मन केस के अंदर यदि उसकी हाजिरी माफ़ थी, कोर्ट ने हाजिरी माफ़ कर रखी थी, तो यहाँ पर भी हाजिरी माफ़ हो सकती है और 313 का बयान भी डिस्पेंस्ड विद हो सकता है, पर्सनल बयान की आवश्यकता नहीं है। तो 313(2) जो है नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड व्हेन ही इज़ एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 313(1)। 313(1) के तहत जब उसका कोई बयान होगा तो कोई ओथ नहीं दिलाई जाएगी और वो बयान उसका बिना ओथ का होगा। अब ये जो है हमने सब सेक्शन 2 पढ़ा, अब सेक्शन 313 का सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं कि एक्यूज्ड शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रेफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन और बाय गिविंग फॉल्स आंसर टू हिम। यानी यहाँ पर इस लाइन से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको झूठ बोलने की पूरी परमिशन, पूरी इजाज़त दे दी कि वो कितनी ही झूठ बोले। ही विल नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट। क्या कहता है कि लेजिस्लेचर ने क्या कहा, एक्यूज्ड शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल, यानी एक्यूज्ड लायबल नहीं होगा किस बात के लिए, टू पनिशमेंट सज़ा के, बाय रेफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन, किसी सवाल का जवाब देने से मना करने पर, या गिविंग फॉल्स आंसर टू हिम टू देम, उन सवालों का गलत जवाब देने पर, झूठा जवाब देने पर भी उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी। अब 313(4) क्या कहता है, द आंसर गिवन बाय द एक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। दिस सेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वी मस्ट लर्न इट, वी मस्ट रिमेंबर इट, वी शुड कीप इट इन माइंड, इन फ्यूचर इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड आल्सो। अब देखेंगे कि 3 के अंदर हमने क्या कहा कि वो कितनी झूठ बोलो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन 313(4) क्या कहता है, द आंसर गिवन बाय द एक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी इनटू और ट्रायल फॉर any other offence which such answers may tend to show he was committed। अब जो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, बिना उदाहरण के ये प्रश्न समझना कठिन है। जैसे एक आदमी 313 का बयान देते दफ़ा कहता है कि सर जो ये 302 का केस मेरे ऊपर लगाया गया ना, ये झूठा है। जज साहब कहते हैं यू वर देयर एट द स्पॉट, आप मौके पर थे, वहाँ पकड़े गए थे, कि हाँ मैं था, मैं तो जिस मकान में यो मानस मरा और जिसने मारा उसके साथ लगते मकान में चोरी करने के लिए बढ़ा था और वहाँ चोरी की थी। मैंने एक आदमी भागता हुआ भी देखा और मारता भी देखा और उसको भागते हुए जाते भी देखा। मैं तो पुलिस ने झूठा फंसा दिया, वास्तव में मैंने तो चोरी की थी और चोरी करने के लिए पड़ोस के घर में गया था। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ थेफ्ट विच हैज़ बीन मेड हियर, इस केस में 307 या 302 का या 148 रेड विद एनी अदर ग्रीवेंस ऑफेंस, जो ये केस चल रहा था वारंट केस, इसमें इस स्टेटमेंट के कोई मायने नहीं है। लेकिन उस चोरी के केस में दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। क्लियर होगी? तो इस आधार से अब 313(5) जो है
ये बहुत CRPC के अंदर नहीं मिलेगा, शायद आप लोगों की CRPC में भी नहीं हो। 313(5) जो है एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, ये 2008 के अमेंडमेंट है। और 2000 के अमेंडमेंट में इसमें क्या कहा कि कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस which are to be put to the accused, and the court may permit filing of the written statement by the accused as sufficient compliance of the section। ये 2008 के अंदर इंसर्ट किया गया नया सेक्शन। और इस सेक्शन को इंसर्ट करने का तात्पर्य था कि कई बार प्रोसिक्यूशन वाला दरख्वास्त दे देता, कई बार एक्यूज दरख्वास्त दे देता कि ये बात नहीं पूछी गई और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया। तो क्या है कि पहले जज साहब कहते हैं नहीं, आप येस और नो में जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अदालत ही फ्रेम करती थी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फ्रेम द क्वेश्चन। अब जो है ये कह दिया कि नहीं, दोनों पक्षों के वकील यानी प्रोसिक्यूशन एज वेल एज डिफेंस, दोनों के वकील और दोनों जो है मतलब वो भी इसमें मदद करेंगे क्वेश्चनर ईयर बनाने में कि, और वो बताएंगे कि किस तरीके से वो है और वो जवाब देना है, वो जवाब दे सकता है, और वो क्वेश्चनर जो बना उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और कह दी कि एक्यूट को जो पहले कहते थे कि ये नहीं, मैं तेरी राम कहानी नहीं सुन रहा, येस और नो में जवाब दो, अब कोर्ट जो है यहाँ पर येस और नो के लिए बात नहीं कर सकती। वो लिखित में भी रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकती है और ये कह सकता है कि इस फलां क्वेश्चन के उत्तर में मेरा ये जवाब है और ये मैं पेश करता हूँ। दैट विल आल्सो बी दी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो अब जो है मैं इसके ऊपर आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो हमने इस सेक्शन को पढ़ा, इस सेक्शन के ऊपर एक बहुत ही रेलेवेंट अथॉरिटी है रीना हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। 2018 सुप्रीम कोर्ट केसेस 2281 पृष्ठ के ऊपर जो है ये है। तो इसमें क्या है, इसमें दोषी अपनी निर्दोषता को एक्सप्लेन कर सकता है। ये बात अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कही। और दूसरी बात ये कही कि ये फेयर ट्रायल का हिस्सा है और ये दोषी का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी बात कह सके और एक्सप्लेन कर सके। धारा 313 भी ये नहीं है कि ये वैसे ही है। 313 जो पार्लियामेंट ने यहाँ पर इंसर्ट की है और बनाई है, इसके पीछे आर्टिकल 21 है और ये आर्टिकल 21 के ऊपर आधारित है, यानी संविधान का आर्टिकल 21। इट इज़ नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये एविडेंस में तो नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वाट एवर ही सेज इन द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगेंस्ट हिम। लेकिन यदि वो प्रोसिक्यूशन की बात को कार्बोरेट कर जाता है तो देन इट कैन बी रेड अगेंस्ट हिम आल्सो। तो अगली बात क्या कही है कि 313(1) बी के तहत जो आज ही हमने 313(1) जो पढ़ा, उसके अंदर क्या था कि सेल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली। तो इस 313(1)(2) के तहत कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। यदि स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती तो सारा का सारा प्रोसीडिंग विशिएट हो सकती है। और इस केस में पूरी एनालॉजी बताई गई है। तो इसलिए AIR 1973 शमसूल हक वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस है, मई 2019 के अंदर जो ये डिसाइड हुआ है। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया कि यदि कोई सवाल नहीं पूछा तो क्या ट्रायल विशिएट होगी। यदि कोई गलती रह गई तो एपीलेट कोर्ट में उठा सकते हैं। यस, एपीलेट कोर्ट में उठा सकते हैं। जब हम अपील करते हैं तो अपील के अंदर भी यह बात हम कह सकते हैं कि सच एंड सच क्वेश्चन वाज नॉट पुट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वाज प्रेजुडिस्ड एंड आई कुड नॉट एक्सप्लेन द मैटर। इससे मुझे ये नुकसान हुआ है। तो इसमें दो ही चीज़ें देखनी हैं कि क्या एक्यूट प्रेजुडिस हुआ, एक बात। दूसरा, क्या न्याय का हनन हुआ, यानी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। यदि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है और एक्यूट प्रेजुडिस हुआ है तो अशरफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, उसके अंदर ये कहा गया कि ये दोनों चीज़ें देखनी हैं। और एपीलेट कोर्ट
में जो केस जाता है वो कोर्ट के ऊपर है। अब कोर्ट उसमें वहाँ पर वो क्वेश्चन कह करके उससे वहाँ जवाब ले सकती है, उस पर एक्विट भी कर सकती है, उसको रिमांड भी कर सकती है। तो इस आधार से AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 2924 ज्ञानचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इसके अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड कि जी ये सवाल नहीं पूछे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड बाय यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज नॉट रेज्ड इन द एपीलेट कोर्ट और नाउ यू आर रेजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि क्या एक्यूट प्रेजुडिस हुआ, क्या न्याय की हत्या हुई? तो जवाब आया कि नहीं, और नहीं जवाब आने पर जो है उन्होंने केस को विशिएट नहीं किया, ट्रायल को, और केस का डिसाइड किया। तो एक शोभित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 1693, नरसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 3219। इम्पोर्टेंट केस हैं। जो ये नरसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि इट इज़ क्योरेबल इरेगुलरिटी, ये ठीक हो सकती है, ये इरेगुलरिटी है। केस कैन बी रिमांडेड बैक, कोर्ट कैन एक्विट आल्सो, एपीलेट कोर्ट कैन टेक स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 13 आल्सो। यानी जो मैंने पहले बताया था तीनों बातें, तो ये इस केस के अंदर 2015 सुप्रीम कोर्ट 3219 नरसिंह वर्सेस स्टेट के अंदर ये हेल्ड किया गया कि कोर्ट को तीनों अधिकार हैं कि केस कैन बी रिमांडेड बैक आल्सो, कोर्ट कैन एक्विट द एक्यूज्ड आल्सो, एपीलेट कोर्ट कैन टेक द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 आल्सो। एक सुखजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर क्या था कि एक ये सुखजीत सिंह नाम का आदमी है, एक औरत ने इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया कि ये मेरी बेटी के साथ जो इसका विवाह हुआ था और ये मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया। 364 का केस दर्ज हो गया और इसने वो लड़की मार दी। और गजब की बात हुई कि केस चला, इसने अपने सारा डिफेंस भी दिया, सारी चीज़ें भी दी, और वो लड़की बाद में जेल में पाई गई। और जब जेल में पाई गई, या जेल की बात भी उसने साबित कर दी, डिस्पाइट दैट 364 में उसकी सज़ा हो गई। और सज़ा होने के बाद जो है मैटर वेंट राइट अप टू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। तो अबडक्शन पर कोई गवाही किसी ने नहीं दी कि वो लड़की को उठा कर ले गया, और इस तरीके से जो है इस बात के ऊपर बात चलती रही कि ये सुखजीत सिंह तो ये कहता रहा कि यह लड़की जो है फलाना की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है, और प्रोसिक्यूशन इस बात पर लगा रहा कि यह सुखजीत सिंह की पत्नी है, उसकी सास इस बात पर लगी रही कि यह सुखजीत सिंह की पत्नी है। तो किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी नहीं है, इस बात के ऊपर गवाही चलती रही, और इस बात के ऊपर कोई गवाही नहीं गुजारी गई जो 364 के ऊपर आनी चाहिए थी, अबडक्शन के ऊपर आनी चाहिए थी, और इस तरीके से अबडक्शन के ऊपर जो है उसकी सज़ा होगी। तो इनक्रिमिनेटिव एविडेंस वाज नॉट पुट एट ऑल टू द विटनेस, और इस आधार के ऊपर जो है ये केस में ये हेल्ड किया गया। तो अजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महारथली वाला केस है, जनरली शब्द की व्याख्या की गई है इसके अंदर। और एक दहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस है, AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 3594। इसके अंदर पर्सनल शब्द की व्याख्या की गई है कि किस तरीके से, क्योंकि एक्यूट कभी भी जज साहब के सामने तो होता है, लेकिन आमने सामने पर्सनली कोई बात नहीं होती। वकील ही उसकी तरफ से बात करता रहता है, वकील ही उसकी तरफ से जिरह करता रहता है। तो इसलिए वो कहता है कि इट इज़ ओनली द चांस, इट इज़ ओनली द अपॉर्चुनिटी व्हेन द जज एंड द एक्यूज आर टॉकिंग पर्सनली, क्योंकि उसके ऊपर जो सवाल पुट किए जा रहे हैं और वो उसका जवाब दे रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर पर्सनली शब्द की व्याख्या की गई है कि क्रॉस वाज आल्सो बाय द काउंसिल, एक्यूज पर्सनली जवाब देगा, ना कि वकील। यहाँ पर ये बात भी मतलब इसके अंदर हल कही गई। और क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरीके से हो कि हर बात दोषी को समझ में आ जाए ताकि वो जवाब सही दे सके। और इसी केस में ये भी कहा गया कि 313 का बयान बिना ओथ के है, इसलिए इसे गवाही नहीं माना जा सकता। तो इसलिए ये दहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस इम्पोर्टेंट केस है। अब मोहम्मद इकराम का एक
का केस था, इसमें मे की व्याख्या की गई। जहाँ पर मे सब सेक्शन 2 के अंदर आया था तो उसकी व्याख्या की गई है। तो AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 44 के ऊपर जो है ये व्याख्या की गई है और इसमें कहा गया है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द एक्यूज्ड। AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 3218, ये बासवराज पाटिल वाला केस भी इम्पोर्टेंट है। जब सम्मन केस में डिस्पेंस विद हो सकता है तो क्या वांट केस में भी डिस्पेंस विद हो सकता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या था कि इस आदमी की पत्नी ने दरखास्त दे दी कि मेरा पति जो है आउट ऑफ कंट्री है और वो अगर यहाँ आता तो हैवी एक्सपेंसेस होंगे और मतलब उसकी हाजिरी माफ थी, इसलिए जो है इसमें भी डिस्पेंस विद किया जाए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी बात को सुनने के बाद जो है ना अपना डिसीजन दिया और मतलब एक फार्मूला बनाया कि उस फार्मूले के तहत जो है मतलब क्वेश्चनियर बनाया जाएगा और वो क्वेश्चनियर जो है वकील को दिया जाएगा और वो वकील जो है को एक तारीख दी जाएगी, उस तारीख तक वो अपने क्लाइंट से बात करके उस क्वेश्चनियर का जवाब देगा। तो इस प्रकार से जनरली दिस इज मैंडेटरी बट इन एक्सेप्शनल केसेज डिस्पेंस विद कर सकते हैं। ये बात इस केस में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कही। किंतु मुलजिम दरखास्त देगा, अपनी कठिनाई लिखेगा या लार्जर एक्सपेंसेस वाली बात लिखेगा, अब एफिडेविट भी देगा कि किस कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, उसके बयान उसके वकील के माध्यम से लिए जाएंगे और तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। उस एफिडेविट के अंदर वो ये भी लिखेगा तो एडवोकेट को क्वेश्चनर दिया जाएगा और फिर वो एडवोकेट अगली तारीख पर उस क्वेश्चनर का जवाब अदालत में जमा कराएगा। एक केस और है केया मुखर्जी वर्सेस मैग्मा लीजिंग लिमिटेड 2008 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 537। इसमें भी ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 313 कैन बी थ्रो काउंसिल आल्सो। इस प्रकार से बहुत से केसेज और भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सेक्शन की मंशा को समझना था। केस लाग भी के साथ मैंने आपको समझाया, उदाहरण के साथ आपको समझाया। अब हम 313 से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सेक्शन 314 पर। सेक्शन 314 क्या कहता है कि ऑरल आर्गूमेंट्स एंड मेमो ऑफ द आर्गूमेंट्स, यानी ऑरल आर्गूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट्स। अब इसमें क्या कहता है कि एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग्स, ओपनिंग लाइन में एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग्स है। एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग्स के माने दोनों पक्ष अपने साक्ष्य की समाप्ति पर मौखिक बहस कर सकते हैं और बहस पूरी करने से पहले भिन्न भिन्न हेड्स के तहत संक्षेप में मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट्स भी अदालत में पेश कर सकते हैं। यदि एक पार्टी ने मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट्स पेश किया तो उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को दी जाएगी, यानी विरोधी पक्ष को उस मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट की कॉपी दी जाएगी। अब कार्रवाई का सथगन यानी एडजर्नमेंट इस बात के लिए नहीं होगा कि जो वो रिटर्न आर्गूमेंट देना चाहता है, नो, जब तक बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हों, अदरवाइज इस बात के लिए मैटर विल नॉट बी एडजर्न्ड कि ही वांट्स टू गिव द रिटर्न आर्गूमेंट। अब यदि न्यायालय ये समझे कि ज़बानी बहस संक्षिप्त और सुसंगत यानी कंसाइज एंड रेलेवेंट नहीं है तो वह ऐसी बहस को विनियमित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कि भाई ना, दिस योर पॉइंट इज़ नॉट गुड वन। अब 315 सेक्शन क्या कहता है? एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत कम लोगों को 315 के तहत गवाही कराते देखा है, शायद किसी वकील को ही देखा हो, लेकिन 138 के केस में 315 के अंदर डिफेंस की गवाही करवाई जानी चाहिए। वहाँ पर आपको लाभ हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एक्यूज्ड को अपनी बात कहने का, गवाह के रूप में पेश होने का अधिकार है और ये गवाही जिसमें वो मुलजिम बतौर गवाह अंडर सेक्शन 315 पेश होगा, ये गवाही उसी गवाही की तरह मानी जाएगी जिस तरीके से और दूसरे जनरल विटनेसेस पेश होते हैं। तो
दोषी को अपने खिलाफ लगे चार्जेस को डिस्प्रूव करने के लिए बतौर गवाह पेश होने का अधिकार है, किंतु वह खुद, ये नोटेबल बात है और इस बात को याद रखना, खुद मर्जी से लिखित प्रार्थना पर गवाह हो सकता है। कोर्ट को कहेगा कि जी आई वांट टू अपीयर इन सच एंड सच केस इन द प्रेजेंट केस एज विटनेस इन डिफेंस, तो कोई और उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बुला सकता। यानी नो बडी कैन कंपेल द एक्यूज टू डिपोज अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये हमने पहले भी पढ़ा था। दूसरे यदि वो गवाही नहीं देता, और न्यायालय इस बिंदु पर कमेंट भी नहीं कर सकता कि इसने गवाही नहीं दी, मतलब ना ही उसके खिलाफ कोई प्रिजम्पशन ली जा सकती कि इसने गवाही नहीं ली इसलिए इसको इसके खिलाफ समझा जाए। तो इसके ऊपर अथॉरिटी है AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 1393 बैद्यनाथ प्रसाद श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब जब दोषी अपने को बतौर गवाह पेश करता है तो वह साधारण गवाह वाली ही स्थिति में माना जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और यह बात जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने AIR 1962 पंजाब 101 पृष्ठ के ऊपर जो है पीपल्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सरदार सरदूल वाले केस के अंदर करार दी है। तो ये गवाही जो दोषी देगा तो प्रोसिक्यूशन को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक होगा, और यदि वह को एक्यूज के खिलाफ भी कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस देता है तो उस को एक्यूज को भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक होगा, और यह क्रॉस एग्जामिनेशन दोषी के खिलाफ भी पढ़ा जा सकेगा। अब 1972 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 511 त्रिभुवननाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है इसके रेलेवेंट केस है, और इस गवाही में दोषी को अपना दस्तावेज भी पेश करने का हक होगा, यानी वो पेश कर सकता है। ये बात 1998 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 1608 गजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर कही गई है। अब 313 का बयान बिना शपथ लिया जाता है और 315 में गवाही शपथ से होती है, अतः शपथ पर लिया गया बयान अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट सुसंगत हो जाता है, एडमिसिबल हो जाता है। और 313 का बयान बिना शपथ लिया जाता है, इसलिए वो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट सुसंगत नहीं है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमने सेक्शन 306 और 307 CRPC पढ़े थे। याद करें 306 और 307 किस बात पर थे कि अक्षमा की शर्त, जिसमें पार्डन शर्तों के ऊपर अक्षमा किया गया था कि अगर आप सच बताओ तो हम हमें माफ़ कर सकते हैं। तो अक्षमा की शर्त थी दोषी पर कोई दबाव, वायदा या अन्य किस्म का प्रभाव कुछ बोलने या ना बोलने के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये 315 में और इसमें जो है ये बात कही गई है। तो अब हम सेक्शन 317 की तरफ बढ़ते हैं। 316 सेक्शन जो है सेक्शन 316 क्या कहता है? नो इन्फ्लुएंस, जो मैंने ये पहले बताई थी 306 और 307 वाली बात, ये 316 की ही थी। 316 क्या कहता है कि नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर, यानी एक्यूज्ड को कोई बात डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड 307। नो इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ एनी प्रोमिस, कोई वायदा नहीं किया जा सकता कि तू या कह दे तो ये कर देंगे। प्रोमिस, थ्रेट और अदरवाइज शैल बी यूज्ड टू एन एक्यूज्ड पर्सन टू इंड्यूस हिम टू डिस्क्लोज और विदहोल्ड एनी मैटर विद इन हिज नॉलेज। जिस बात का उसे ज्ञान हो, ना उसको धमकी से कहलवाया जा सकता, ना इंड्यूसमेंट की जा सकती, ना कोई प्रोमिस किया जा सकता, और इस तरीके से ही कैन नॉट बी कंपेल्ड एक्सेप्ट दिस सेक्शन 306 और 307 CRPC। अब 317 सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। 317 क्या कहता है? प्रोविजंस फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल। बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। 317 सेक्शन मैंने पहले भी सेक्शन 299 की चर्चा की, 205 की चर्चा की थी,
उस समय 284 की चर्चा की थी, जब हमने 273 की चर्चा की थी उस समय भी सेक्शन 317 और 205 की चर्चा की थी और एक्सेप्शंस बताए थे। अब 273 सेक्शन क्या कहता है? जब हमने 273 सेक्शन पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस करने के लिए कहूँगा और 273 पर जाने के लिए कहूँगा कि 273 सेक्शन क्या कहता है कि जब कोई गवाह मुलजिम की अनुपस्थिति में रिकॉर्ड होगा या ना होगा तो 273(1) जो है मैंडेटरी है। 273 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड विल नॉट बी एग्जामिन्ड। और उसी में एक बात और भी आई थी कि 18 साल से कम आयु की लड़की, वो प्रोवाइडेड के अंदर आई थी कि 18 साल से कम आयु की लड़की यदि रेप का केस है तो मुलजिम की गैरहाजिरी जो है पर्दे के अंदर या शीशे में या किसी और तरीके से की जाएगी कि मुलजिम लड़की को देख सके लेकिन लड़की उस मुलजिम को ना देख सके। तो मीनिंग देयर बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज मैंडेटरी। और इसके बाद 205 और 317 और 299 याद होगा आपको कि जब मतलब कोई आदमी एब्सकॉन्ड हो जाता है और एब्सकॉन्ड होने पर जो है गवाही किस तरीके से कमिटिंग मैजिस्ट्रेट जो है लिखता है, तो इनके अंदर एक्सेप्शंस हैं। दीज आर दी एक्सेप्शंस। अब ये भी कि सेक्शन को अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा सेक्शन की तरफ नज़र डालेंगे। सेक्शन 317 क्या कहता है? एट एन स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड, यानी इस एक्ट के तहत कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी ट्रायल है, if the judge or the magistrate is satisfied for reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary, यदि न्यायालय या मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि दोषी की हाजिरी न्यायालय में ज़रूरी नहीं है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में, तो क्या होगा? दैट द एक्यूज्ड परसिस्टेंटली डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, क्योंकि वह बार बार लगातार निरंतर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर बाधा पैदा कर रहा है, तो जज क्या कर सकता है? जज और मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इफ ही इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लीडर। यदि वो वकील के द्वारा रिप्रेजेंटेड है तो उसकी हाजिरी को डिस्पेंस विद कर सकता है, और जब इंक्वायरी या ट्रायल में जब उसकी ज़रूरत हो बाद में उसको बुला सकता है, डायरेक्ट हिम टू कम प्रेजेंट इन द कोर्ट पर्सनली। इफ़ द एक्यूज्ड इन सच केस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, यदि उसका कोई वकील नहीं है, और इफ़ द जज और मैजिस्ट्रेट कंसिडर्ड हिज पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी, या जज ये समझता है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, ही मे इफ ही थिंक्स फिट एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम आइदर adjourn such inquiry or trial or order that such case of the accused be taken up or tried separately, या तो उस केस को adjourn कर देगा या जो है उसको अलग से फाड़ करके अलग ट्रायल के लिए ऑर्डर कर देगा। ये सेक्शन 317 कहता है। अब मैं आप लोगों के सामने सेक्शन 318 की ओर बढ़ना चाहूँगा। प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, दिस सेक्शन इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये वकालत में आप लोगों को सदा काम आएगा, मतलब जज बनते हो तो भी काम आएगा। इसलिए इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझें, इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि यदि दोषी अनसाउंड माइंड है। 318 के अंदर क्या कहता है? ओपनिंग लाइन को देखिए, इफ़ द एक्यूज्ड दो नोट ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी यदि दोषी अनसाउंड माइंड नहीं है, कैन नॉट मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, और वो प्रोसीडिंग्स को नहीं समझता, द कोर्ट में प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल, फिर भी इंक्वायरी और ट्रायल जारी रखी जा सकती है। कैसे? एंड इन द केस ऑफ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से अलग की कोर्ट जो है उसकी इंक्वायरी और ट्रायल को कंटिन्यू रख सकती है। इफ़ सच प्रोसीडिंग्स रिजल्ट इन कन्विक्शन, और यदि इंक्वायरी और ट्रायल पूरा होने पर बात उसकी कन्विक्शन की आती है, तो कन्विक्शन विल नॉट बी पास्ड, rather the matter will be referred to the Honorable High Court and with a report of circumstances of the case, and High Court shall pass the order as he thinks fit.
तो ये जो है सेक्शन 318 में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि दोषी अनसाउंड माइंड है, ये तो थी ना अनसाउंड माइंड नहीं है और कोर्ट की प्रोसीडिंग को नहीं समझता। अब यदि वो अनसाउंड माइंड है, प्रोसीडिंग्स को नहीं समझता, तो सेक्शन 328 से 339 सीआरपीसी जो है ना, वो इसके साथ पढ़ने ज़रूरी हैं और वो इसके ऊपर लागू होंगे। 328 से 339 ये आप नोट कर लें कि जब सेक्शन 318 को पढ़ रहे हैं तो 328 से 339 भी पढ़ने पड़ेंगे। 328 to 339 आर आल्सो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस, लेकिन ये किसके लिए हैं? अनसाउंड माइंड के लिए। तो आगे क्या कहता है, एक स्थिति में और भी हो सकता है, अनसाउंड को भी छोड़िए, आदमी गूंगा है, बहरा है, कुछ नहीं सुनता और वहाँ पर इंटरप्रेटर भी नहीं है, या एक आदमी विदेश का है, फॉरेनर है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो फिर और इंटरप्रेटर भी नहीं है, तो क्या होगा? तो कोर्ट आगे बढ़ सकती है। किंतु यदि इस केस में कन्विक्शन का परिणाम आता है तो फिर मैं वही बात करना चाहूँगा कि मैटर विल बी सेंट टू द हाई कोर्ट विद द रिपोर्ट, और इन हालात को लिखते हुए हाई कोर्ट को मैटर भेजा जाएगा और उच्च न्यायालय जैसा उचित समझेगा ऐसा आदेश पास करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सेक्शन 318 कंप्लीट होता है और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने लेक्चर को सुना, मेरे साथ बने रहे। नो द चैनल में आपका पुनः स्वागत है, धन्यवाद है, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।